आज का हमारा पॉडकास्ट कॉर्पोरेट रिगार्डिंग होने वाला है, जिसमें हम पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए होनी चाहिए। जब हम किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं तो बहुत सारे बॉन्ड साइन होते हैं, तो कौन सी चीज़ वैलिड होती है, कौन सी चीज़ वैलिड नहीं होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे एडवोकेट से, राकेश जी भदौरिया से, जो जॉइंट सेक्रेटरी है इंदौर हाईकोर्ट बार में। सो हाय राकेश जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप कैसे हैं? बढ़िया। सो आप हमें आपकी जर्नी के बारे में बताइए पहले कि आप कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई एडवोकेट से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में। आप एक जॉइंट सेक्रेटरी है, तो सबसे पहले आप आपकी जर्नी के बारे में हमें बताइए, उसके बाद हम कुछ कॉर्पोरेट लॉज के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। In 2016 I got graduated इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके पास होने के बाद में फिर हमने एनरोल किया हाई कोर्ट में और 2019 में एग्जीक्यूटिव मेंबर का इलेक्शन कंटेस्ट किया हमने और उसको जीतने के बाद में फिर ब्रेक दिया 2 साल का और अभी रिसेंटली आई गॉट इलेक्टेड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन इंदौर हाईकोर्ट एसोसिएशन as well as I am working as a panel advocate for state government of मध्य प्रदेश also। और बहुत सारी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं जो IT कंपनीज़ हैं या एडवाइजरी कंपनीज़ हैं, उनके लिए मैं लीगल सर्विसेज के लिए काम करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करना, उनकी पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करना और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो किस तरह से रिजॉल्व हों, वो आए ही ना, इन पर हमारा प्रयास रहता है। अच्छा सर, आजकल ये बहुत चीज़ें होती है, जो रील्स वाला क्योंकि एरा चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें बोला जाता है कि ये बॉन्ड किसी काम का नहीं, ये बॉन्ड किसी काम का नहीं है, तो एक दिमाग में बैठ जाता है एक एम्प्लॉय के भी और एक एम्प्लॉयर के भी कि ये चीज़ें ठीक है, लॉ जो है कॉर्पोरेट में बस वो यूं ही है। तो आपका क्या थॉट है इस पर? ऐसा नहीं है, अगर आपने कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सिंपल है, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं, इफ़ यू आर साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट तो आप उससे बाउंड हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप एम्प्लॉयर हैं और आपने अपने एम्प्लॉय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके अंदर सर्टेन कंडीशंस हैं, आपने वो कंडीशंस फॉलो नहीं करी तो एम्प्लॉय आपको नोटिस देगा। नोटिस देने के बाद में वो कोर्ट जाएगा और अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते हैं तो वो फिर कोर्ट आपको डायरेक्शंस देगा कि आपको ये शर्तें जो है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी वो आपको मानना पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है, कुछ समय के लिए लगता है। कई बार क्या होता है कि जैसे ही उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा तो आप एडवोकेट के माध्यम से नोटिस देते हैं, नोटिस में वो भी अपने एडवोकेट के माध्यम से नोटिस देता है। नोटिस देने के बाद फिर फर्दर लगता है कि ये तो हमारा काम खत्म हो गया, काम वहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर जब सामने वाला कोर्ट चले जाता है तो फिर आपको कोर्ट में जाना है, सिविल सूट फाइल होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर फिर तारीखें लगेंगी, आपका जवाब प्रस्तुत होगा, उसके बाद फिर सर्टेन डिसीजन आएगा और अगर आप उस डिसीजन को फॉलो नहीं करते हैं तो कोर्ट फिर डिक्री का आदेश देगा और उसमें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा इन एनी हाउ। और इन सब में क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा गया, साथ में आपने एक एडवोकेट को एनरोल किया, उनकी आपको फीस देना पड़ी, हर तारीख पर आप जा रहे हैं, तो इन सबको ना होना पड़े, इसलिए बेटर होता है कि आप उसमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लीजिए। आर्बिट्रेशन और कंसोलिडेशन का प्रोसेस होता है, आप आर्बिट्रेशन में जाइए और आर्बिट्रेशन में जाने के बाद उस प्रोसेस को कैसे खत्म कर सकते हैं, उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोशिश होनी चाहिए। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि हम किसी कंपनी की बात करें तो वो क्या लॉज हैं जो उसमें मेंशन कर सकती है जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, क्योंकि कभी कभी कंपनीज ऐसे लॉज करवा लेती है साइन जो वैलिड नहीं होते हैं। तो क्या लॉज किसी भी कंपनी को ध्यान रखने चाहिए कि वो अवॉइड ही करे किसी भी एम्प्लॉय को बाउंड करने से पहले? देखिए, अगर आप किसी एम्प्लॉय को बाउंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं वो आप स्पेसिफिक कर दीजिए। आप उसको कितनी छुट्टी देने वाले हैं। नेशनल हॉलीडेज जो होते हैं जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, यहाँ पर आपको छुट्टी देना आवश्यक है। आप मतलब किसी को 15 अगस्त और 26 जनवरी को काम नहीं करा सकते, तो आपके वो एक्सक्लूड होने चाहिए उस पॉइंट के अंदर। दूसरा, आप उसको कितना पैसा देंगे, क्या टाइम लिमिट रहेगी, वो आपका होना चाहिए। नॉन कॉम्पिटेंस वगैरह तो आप लेते ही हैं, एम्प्लॉय से भी लेते हैं, एम्प्लॉयर भी रखता है। दूसरा, उसका कितना स्पेसिफाइड टाइम है, फिर आप उसको इंसेंटिव्स देंगे क्या नहीं देंगे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि क्या नहीं करना चाहिए, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो वो करने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, एनीथिंग विच इज इलीगल। जैसे अगर आप अपने एम्प्लॉय से कंडीशन फाइल करवा रहे हैं कि हम 24 आवर्स आपसे काम करवाएंगे, तो आप नहीं करा सकते। अच्छा, वो अगेंस्ट द लॉ है। सर, जैसे हम अगर किसी कंपनी की बात करें तो वो जब बॉन्ड साइन करवाती है किसी भी एम्प्लॉय से, तो क्या चीजें हैं जो कंपनी को मेक श्योर करना चाहिए कि वो उनसे साइन ना करवाए? अगर हम ये मानते हैं कि क्या नहीं करवाना चाहिए तो ये भी समझते हैं क्या करवाना चाहिए। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेबर लॉ, कंपनीज एक्ट,
ये 3 लॉज जो हैं इनको आपको ध्यान में रखकर एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। क्या नहीं करवाने की अगर बात आ रही है तो कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। मान लीजिए आपने कोई टर्म रखी, जैसे कि आपको 15 अगस्त या 26 जनवरी को, जैसे मैंने बताया, आपको काम करना है, तो वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। अगर वो नहीं करता है तो आप कोर्ट में उसको इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे कि वो आप उससे कोर्ट मजबूर करें कि भाई इसने 15 अगस्त 26 जनवरी पे काम नहीं करा, तो आप बोलें कि वो काम करे, तो नहीं कर सकता। दूसरी बात की 24 आवर्स की वर्किंग है मान लीजिए, तो 24 आवर्स आप किसी को काम नहीं करा सकते एज अ लेबर लॉज के अंदर। ये लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड टाइम्स होना चाहिए, वर्किंग आवर्स होने चाहिए। अगर आपको फुल टाइम कराना है, पार्ट टाइम करवाना है, उसका भी टाइम ड्यूरेशन दिया है। किसी व्यक्ति की वर्किंग लिमिट होती है, उस लिमिट के अगेंस्ट में आप नहीं करा सकते, ऐसा लेबर लॉ कहता है। तो इन लॉज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो एक एम्प्लॉय के लिए कौन सा एक्ट लागू होता है जब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बीच करता है? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, वंस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हैज बीन साइंड, तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। आपने अगर कोई एक, आप एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉय, किसी एक बात पर सहमत होते हुए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट हम फाइल कर सकते हैं। उसमें हम उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए वो डैमेजेस आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं, 50,000 के हैं, 1 लाख के हैं, 2 लाख के हैं, वो आपको मिलेंगे अगर उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अभी आपने सुना कि एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको नहीं खरीदेंगे। वो गए, कोर्ट में गए और उनको बाद में उतने पैसे में उसको खरीदना पड़ा। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है तो आप इन्फोर्स नहीं करेंगे तो कोर्ट आपसे इन्फोर्स करवाएगी। इसलिए ये तो आपके दिमाग से बाहर हो जाना चाहिए, एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉय की भी, कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है तो आप बच जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। आप अभी बच सकते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, पर कोर्ट आपसे वो काम करवा लेगी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक प्रोसेस भी लंबी हो जाती है। अच्छा, इसमें सर एक दूसरी चीज होती है डेटा प्रोटेक्शन वाली। अगर कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा है, ठीक है, जब वो कंपनी स्विच करता है तो डेटा उसका लीक कर देता है, तो और ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है, तो यहाँ पे क्या लॉज उस पर फॉलो किए जा सकते हैं? यहाँ पर 2 चीजें होती हैं। पहला तो सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो रहा है। दूसरा क्रिमिनल लॉ। आईटी एक्ट में लिखा हुआ है कोई भी डेटा थेफ्ट नहीं किया जा सकता। डेटा थेफ्ट अपने आप में एक सेक्शन है आईटी एक्ट में। अगर आप डेटा थेफ्ट करते हैं तो आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल पनिशमेंट भी हो सकती है, आपके अगेंस्ट में एफआईआर हो सकती है, आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी, कोर्ट में पेश करेगी, चालान पेश होगा, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप डेटा थेफ्ट कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उनको सचेत रहना चाहिए कि आपको सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी, बोथ लायबिलिटीज से आपको गुजरना पड़ेगा। ये जो डेटा थेफ्ट होता है, ये किस तरीके का, ये सारे डिपार्टमेंट पे फॉलो होता है या सिर्फ ये आईटी पे ही होता है? जैसे अगर हम बात करें किसी आईटी कंपनी की, तो उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं कि बिजनेस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स हो गया, या फिर आईटी हो गया। तो जो बिजनेस डिपार्टमेंट हो गया, तो उसमें अगर कोई क्लाइंट पोचिंग होती है, ऐसी चीजें होती है, तो इस पे भी सेम लॉज फॉलो होते हैं या उसके लिए अलग प्रोसेस है? सेम लॉज फॉलो होंगे। देखिए, थेफ्ट की सिंपल बात है। थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट होता है, मान लीजिए आपके पोजीशन में कोई चीज है, वो आपकी कंसेंट के बिना कोई ले रहा है, तो वो थेफ्ट माना जाएगा। तो अब मान लीजिए वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, कोई भी डेटा है, अगर वो डेटा आपकी परमिशन के अगेंस्ट में, अगर आपकी परमिशन के बिना आपका एम्प्लॉय आपसे ले रहा है और उसको यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए, तो इट इज अ थेफ्ट। तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करेगा और उसके अगेंस्ट में एफआईआर होगी। सर, अगर हम बात करें लॉज की, ठीक है, तो कौन से बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉयर को कि ये लॉज तो फॉलो करने चाहिए कॉर्पोरेट में? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है कि एनडीए डिफरेंट है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट डिफरेंट है, कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है, बॉन्ड, 3 टर्म्स मैंने सुनी है जो कई बार कंपनीज को कंफ्यूज करती हैं, बॉन्ड, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे चीज कि जो कुछ है वो एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी को आप लोग बॉन्ड बोलते हैं कि आपको ये मानना पड़ेगा, पर बॉन्ड कोई लीगल टर्म नहीं है। लीगल टर्म है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ये 2 लीगल टर्म है आपकी। तो अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अगर इन्फोर्सिबल लॉ नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। सर, जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी एक अपनी तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसके अंदर इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, उसके अंदर कंडीशंस ठीक है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो होता है उसमें मेनली हम ये कहते हैं कि हम हमारी जो कंडीशंस है उनको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके बीच में कोई प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या कोई प्रोसेस है या आपकी कोई स्पेसिफिक जैसे कि कोडिंग है या वो है, उसको डिस्क्लोज ना करा जाए, उस प्रोसीजर को डिस्क्लोज ना करा जाए, उसके लिए आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करते हैं। या किस तरह से आप क्लाइंट ला रहे हैं, अलग अलग तरह के नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है,
अगर ये इसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ ना हो। अच्छा, अगर सारी कंडीशन ऐसी हैं कि वो उसको इन्फोर्सिबल लॉ बनाती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इट्स अ सिंपल टर्म। सर जो अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो जो वर्क प्लेस सेफ्टीज होती हैं उसमें क्या लॉज फॉलो करने चाहिए? देखिए, अगर हम वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंट बहुत ठीक होना चाहिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, और किसी भी तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स ना हो। उसके लिए पॉस एक्ट है, तो उसके लिए कमेटी बनाना होती है आपकी फर्म के अंदर कि अगर कोई उसको रिपोर्ट करना चाहता है तो वो रिपोर्ट कर सके। तो उस एक्ट को फॉलो करते हुए कमेटी होनी चाहिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर किसी को रिपोर्ट करना है तो वो पर्सन होना चाहिए। कमेटी में 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जैसा भी आप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं, और वो उनको रिपोर्ट कर सके। तो ये एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, दुबई के हमारी एक फर्म है जो हमारे क्लाइंट है, उनके यहाँ एक अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय के लिए एक कंप्लेंट की सीधे थाने में जाकर। अच्छा। और पुलिस स्टेशन में जाकर ये करा कि जब इसने मुझे देखा तो इसने मुझे इनएप्रोप्रिएट वे में देखा और कुछ नहीं था, वो इतना सा सिंपल सा। उसके लिए उसको बुलाया गया, उसके एक्शन लिए गए। फिर आखिरी में जब ये पता पड़ा कि आप सीधे भाई यहाँ क्यों चले गए, उसके जो हमारे जो कंपनी के वो थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप सीधे वहाँ के रिपोर्ट करा, आप हमको कर देते। तो उन्होंने कहा हम किसको रिपोर्ट करते। अच्छा, मतलब एक ऐसा अगर डिपार्टमें रहेगा तो एम्प्लॉय के लिए भी जो कंपनीज के लोग होते हैं उनको रहेगा कि हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा। तो हमारा ग्रीवियंस रिड्रेस हो सकता है, हमें सुना जा सकता है। इसके लिए आपके अंदर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें आप हो सकती हैं अपने 2-4 एम्प्लॉय जो सीनियर एम्प्लॉय उनको रख सकते हैं, और उसको बनाकर आप कह सकते हैं कि भाई आप इनको रिपोर्ट करिए अगर कुछ भी है। वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि सभी IT फर्म्स में और सभी फर्म्स के अंदर कैमरास होते हैं, आप देख सकते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको वॉच कर सकते हैं। तो वो एक्चुअल में हुआ है नहीं हुआ है वो आपके लेवल पे ही सॉल्व हो जाए तो उसको थाने तक नहीं जाना सर। पर ये तो बहुत छोटा इंसिडेंट है, अगर हम देखा जाए तो ये हो सकता है कि नहीं भी हो वैसा रियलिटी। तो किस तरीके की, जो आपने पॉश एक्ट बोला, उसमें किस तरीके की कंडीशंस आती हैं? देखिए, मतलब अगर किसी को कंप्लेंट करना है तो वो कंप्लेंट तो जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है वही रिपोर्ट करेगी। आपको अपनी कमेटी की रिपोर्ट बना के देना रहेगा कि ये है कि नहीं है। उसके बाद फिर पुलिस, अगर आप वो डायरेक्ट पुलिस में चले जाती है तो आप बता सकते हैं भैया ये ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ, और उसके एविडेंस भी रहते हैं। और अगर इसमें प्रूफ एक्ट हो जाता है तो क्या सिचुएशंस होती हैं जो फिर फॉलो करनी पड़ती हैं? अगर प्रूफ हो जाता है कि उसका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, किसी एम्प्लॉय के द्वारा किया गया है, तो सबसे पहले तो उसको सजा मिलना है। आपकी कंपनी के अगेंस्ट में ऐसा बहुत कुछ नहीं आएगा, पर यह है कि हमारा नाम खराब होता है। दूसरा, हमारे पास ये चेक करा जाएगा कि आपके पास वो पॉलिसी थी कि नहीं थी, आपने उस पॉलिसी को फॉलो करा कि नहीं करा। जैसे कि जब भी हम देखते हैं, अभी मतलब कई जगह कई फर्म्स में हम देख रहे हैं कि आप एम्प्लॉय हायर करते हैं, तो जब आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो आपने उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया है कि नहीं कराया है ना, आप पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीजें मायने रखती हैं। तो ये होनी चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, पॉलिसीज के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, प्लस वर्किंग टाइम आपका होना चाहिए। दूसरा, आपके यहाँ कोशिश करें कि अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 2 वॉशरूम हो, लड़कों का अलग हो, लड़कियों का अलग हो, और उनका इन्वायरमेंट ऐसा हो कि इस तरह की घटनाएं ना। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आपके दुबई के क्लाइंट हैं, तो अभी आपके, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले, 350 प्लस क्लाइंट्स हैं, तो कौन सी पॉलिसीज हैं जो सभी कॉर्पोरेट में सिमिलर हैं, जो कि मस्ट होनी चाहिए किसी भी कॉर्पोरेट में? देखिए, सबसे पहले तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का एग्रीमेंट जो है वो सभी जगह होता है और सभी जगह होना चाहिए। उसके अंदर जो बेसिक कंडीशंस हैं कि आप उसको क्या सैलरी देंगे, उसका वर्किंग ड्यूरेशन क्या रहेगा, जो बॉन्ड पीरियड हम कहते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोवेशन पीरियड, तो उसका प्रोवेशन पीरियड कितना रहेगा ये लिखा होता है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, और आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन, इसका एक क्लॉज हम हमेशा कहते हैं क्लाइंट को कि आप उसमें डालिए, इसलिए कि मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है आपके बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में, तो आपके पास आर्बिट्रेशन का क्लॉज है। आप एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो आपको सुनेगा, आपके एम्प्लॉय को सुनेगा, और दोनों के बीच में अगर कोई मिस्टेक है या कोई डिस्प्यूट है तो उसको सुनने के बाद उसको रिड्रेस करेगा अपने इनिशियल लेवल पे, ताकि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाना पड़े। देखिए, आप भी काम कर रहे हैं, है ना, और एम्प्लॉय भी अगर आपके यहाँ से छोड़ के जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तो उसका पर्पस भी यही है कि वही उसको कहीं एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है या वो हो रहा है, इसलिए वो उसको छोड़ रहा है। तो उसके लिए फायदेमंद है कि वो आर्बिट्रेटर के सामने बैठ जाए, और जो भी उसका आपके कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो मान लीजिए जो भी फाइन अमाउंट है वो डिपॉजिट करके आगे बढ़ जाए।
अच्छा सर, इसमें एक रील्स में बहुत बार देखा जाता है जो नोटिस पीरियड वाला जो चीज है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है और उसके बाद बोला जाता है कि आप, ये डजंट मैटर, आप लोग ब्रीच भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, तो ये नोटिस पीरियड वाला जो चीज होता है, इस पे क्या थॉट है आपके, ये कितना वैलिड होता है? नोटिस पीरियड बिल्कुल वैलिड होता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। अच्छा। है ना। अगर आप एग्जांपल्स देखते हैं तो आपने देखा होगा किसी मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब ट्विटर, फेसबुक, इनके सीईओ जो रहते हैं वो भी जब छोड़ते हैं तो उनका जो नोटिस पीरियड होता है उसको सर्व करके ही उसको छोड़ते हैं। अच्छा। क्यों ऐसा है भाई? वो तो इतना पास, उनके पास अच्छा पैसा है, सब चीजें हैं, वो तो छोड़ सकते हैं, उसको सीईओ लेवल पे व्यक्ति है, पर इसलिए फॉलो किया जाता है कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वो सूट फाइल करेगी कंपनी और आपसे ब्रीचेस जो है, आपसे जो डैमेजेस है वो रिकवर करेगी। तो आज आप नोटिस पीरियड करके छोड़ दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका 1 महीना जा रहा है और आप इसी के लिए इसको डिस्प्यूट में ला दे रहे हैं। वो आप कंपनी आपको नोटिस भेज रही है, नोटिस के बाद में सूट फाइल कर रही है, सूट फाइल करने के बाद कोर्ट केस में जा रही है, कोर्ट केस के अंदर आपकी तारीखें लग रही हैं, आप 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख आप अपने वकील को पैसा दे रहे हैं। इससे अच्छा तो आप 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करिए और बाहर निकल जाइए, या जो भी उसका डैमेजेस है वो देके आप बाहर हो जाइए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। सर, इसमें अगर हम किसी भी कॉर्पोरेट की बात करें तो एक एम्प्लॉय को क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले? एम्प्लॉय को अगर हम एम्प्लॉय के पर्सपेक्ट पे देखें तो सबसे पहले कि जो एग्रीमेंट है वो बायस तो नहीं है। अच्छा। सिर्फ उसके अंदर एम्प्लॉयर की ही तो बातें नहीं हो रही कि एम्प्लॉयर के फेवर की ही बातें, एम्प्लॉय के फेवर की बातें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। दूसरा, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है वो चेक करना चाहिए। और एम्प्लॉय को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वो किसी कंपनी में जा रहा है तो वो कम से कम जो उसका टेन्योर लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 ईयर का लिखा हुआ है, तो ये सोच के जाए कि मैं कम से कम 1 साल तो यहाँ काम करूंगा। उसका नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद अगर वो कहीं जाना चाहता है तो चले जाए, परंतु उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ही इस बात को समझ ले, एग्रीमेंट साइन करने से पहले इस बात को समझ ले कि भैया मुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना है। बाद में क्या होता है, डिस्प्यूट जब आते हैं तो दोनों पार्टी को ही फेस करना पड़ता है। अच्छा, और एक एम्प्लॉयर को क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए कोई भी हायरिंग करने से पहले? जैसे आपने बोला पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसके अलावा क्या चीजें और ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड चेक का प्रोसीजर होता है, बहुत सारी कंपनीज तो करते हैं मेरे क्लाइंट्स, आप लोगों को भी करना चाहिए और भी करना चाहिए। मान लीजिए उसने सीवी में लिखा है कि मैं फला फला कंपनी से आया हूँ, तो उसके एचआर से कांटेक्ट करके, ईमेल करके आप पूछें कि ये व्यक्ति आपके यहाँ से आया है कि नहीं आया है। आया है तो इसने इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आता है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो लेकर आता है, पर हम लोग क्या करते हैं, उसको हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को देखा और मान लिया। सर, बहुत बार होता है कि एक नकली सर्टिफिकेट दे देते हैं एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या चीजें ले सकता है कोई भी कंपनी? अगर नकली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहा है तो मान लीजिए जिस कंपनी का भी दे रहा है, तो आप अगर बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनको मेल लिखते हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं, तो वो कंपनी है जिसका उसने फर्जी लेटर हेड बनाया है, वो उसके अगेंस्ट में 467 और 420 इसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, उसको जेल जाना पड़ सकता है। अच्छा सर, अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो एक लॉयर के एडवाइस के बिना भी चीजें हो जाती है, तो क्यों किसी कंपनी को एक लॉयर की एडवाइस लेना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप आईटी फर्म है, आपको डेवलपर की जरूरत पड़नी चाहिए, सेल्स टीम की जरूरत पड़नी चाहिए, और एक लॉयर की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम बात करते हैं किसी लॉयर की, तो सबसे पहले कि आपके जो भी एग्रीमेंट्स आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट है, और अगर आपका क्लाइंट के साथ में कोई एग्रीमेंट है, या फिर सेल्स टीम के साथ में कोई एग्रीमेंट है, आप फ्रीलांसर्स रख रहे हैं उसके साथ कोई एग्रीमेंट है, तो वो एग्रीमेंट किस तरह का होगा, उसमें कौन से लॉज होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, और अगर उसका ब्रीच होता है तो किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे। इसके लिए सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जैसे कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट कर लेती हैं, तो वो चीजें वैलिड होती है नहीं? मतलब कितने हद तक वो चीजें वैलिड होती हैं? यही तो दिक्कत आती है जब आप गूगल से कोई चीज उठाते हैं, उठाकर कॉपी करने के बाद में, जैसे कि आपके फील्ड की मैं बात करूं, मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है तो मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा कि भाई मुझे कोड ड्राफ्ट करके दे दो, तो वो कोड ड्राफ्ट करके दे देंगे। एप्लीकेशन बन भी सकता है, इट इज माइट पॉसिबिलिटी कि बहुत अच्छा एप्लीकेशन बन जाए एआई टूल के माध्यम से, पर क्या वो बहुत अच्छा होगा और वो उतना एफिशिएंट होगा जितना हम चाहते हैं? अच्छा। नहीं हो सकता। एआई टूल काम कर सकता है भाई, आपकी कॉपी पेस्ट काम कर सकता है, पर उतना अच्छा नहीं हो सकता। उसी तरह से कोई एग्रीमेंट अगर लॉयर ने आपकी जो जो कंडीशंस आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग बनाया है,
आपकी परिस्थितियों को देखते हुए बनाया है। जैसे हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर के अंदर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हमको ड्राफ्ट करता है तो उसके अंदर बेसिक चीजें देखी जाएंगी भाई कि जुरिस्डिक्शन क्या रहेगा, कोर्ट का क्या रुख रहता है एग्रीमेंट्स के अंदर, लेबर लॉस क्या कहते हैं, लेबर पॉलिसीज क्या कहती है मध्य प्रदेश की, स्टेट की या फिर इंडिया की, तो वो एग्रीमेंट्स के अंदर आनी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई एग्रीमेंट देखा और वो कनाडा यूएस का है या फिर मान लीजिए इंडिया का, आपको कहीं का भी मिल गया, तो वो उसके अंदर जो पॉलिसीज हैं वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कवर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, आपके लोकल जुरिस्डिक्शन को कवर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। और आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार जब कॉन्ट्रैक्ट कोई लॉयर ड्राफ्ट करेगा तो वो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा एज कंपेयर टू कि आप उसको कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। प्लस मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉय ने आपको ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद वो 10 दिन आपके यहाँ काम करा या 1 महीने काम करा और वो भाग गया, अब आप क्या करेंगे? अब आप उसके लिए उसको नोटिस भेजना चाहेंगे या कुछ भी करेंगे, ईमेल करेंगे, तो वो आपको क्यों सीरियसली लेगा? जब उसने आपको 1 महीने में सीरियसली नहीं लिया और छोड़ के आपको चला गया तो वो आपको क्यों सीरियसली लेगा आपके नोटिस को? परंतु अगर आप किसी लॉयर के माध्यम से भेजेंगे नोटिस तो क्या होगा कि उसको सीरियसली लेगा। सर ये वाला जो टॉपिक है आपका, इसमें बहुत सारी फर्म्स होती है जो वही फेस करती हैं। सपोज हमने कोई हायरिंग करी, ठीक है, हमारा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और एम्प्लॉय 3 मंथ के बाद ही चला जाता है, तो वहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होता है नहीं होता है? कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होगा। अगर मान लीजिए वो चला गया तो आप भाई उसको नोटिस भेजेंगे, सूट फाइल करेंगे, लॉयर उसको नोटिस भेजेगा। और अगर उसने कोई क्रिमिनल काम करा है, मान लीजिए आपका डेटा थेफ्ट करा है या फिर कोई अब्यूज करके गया है, तो वो पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, उसको क्रिमिनल एक्शन भी फेस करना पड़ेगा। तो लॉयर की रिक्वायरमेंट आपकी हमेशा रहेगी किसी भी फर्म के लिए, बिकॉज आज की डेट में अगर मैं मानता हूँ कि इंडिया के अंदर जितने लॉ है, मतलब हमारे देश के अंदर जितने कानून हैं, और वो कानून बहुत ही ज्यादा, मतलब बीइंग अ लॉयर ये कहना ठीक रहेगा कि बहुत ज्यादा यूनिफाइड नहीं है, अलग अलग लॉज है। मान लीजिए आईटी एक्ट है तो वो डिफरेंट है, कंपनीज एक्ट डिफरेंट है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ डिफरेंट है। तो एक व्यक्ति एक लॉ होता मान लीजिए तो हम उसको पढ़ के समझ सकते थे, पर इतनी डाइवर्सिटी है, आपको हर सेक्शंस को आप पढ़ के इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते, कहाँ उसका क्या फाइल होगा। मान लीजिए आपको लेबर के अगेंस्ट में जाना है, लेबर लॉस में जाना है, तो आपको लेबर कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जाना है तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सर इसमें जो एम्प्लॉयर वाला जो आईटी फर्म की अपन बात करें तो यहाँ पे कौन सा लॉ जो एक्ट होता है वो लागू होता है? हर सिचुएशन में डिफरेंट एक्ट होगा। मान लीजिए आपके यहाँ कोई अब्यूज कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है या किसी को थप्पड़ मार दिया, तो भाई उसको पुलिस में जाना पड़ेगा। मान लीजिए उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा तो आपको सिविल डिस्प्यूट में जाना पड़ेगा। लेबर लॉ का कोई रिलेशन हुआ तो आपको लेबर लॉ में जाना पड़ेगा। तो हर जगह, हर जहाँ पे जो अप्लाई होगा, इसीलिए तो आपको लॉयर चाहिए भाई। आप उससे सजेशन लेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब इसमें मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, एक अगर आपकी कंपनी में लॉयर एनरोल है तो आपको फायदा ये है कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई भी इंसिडेंट हुआ है ना, और उसके लिए फिर आप लॉयर सर्च कर रहे हैं कि इंदौर शहर में ये लॉयर है, ये लॉयर है, ये लॉयर है, आपको 4 जगह भागना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है। एक दिन आपका इसी चीज में चला गया कि भाई हमारे को कौन सा लॉयर चाहिए, बिल्कुल है ना, हमको इसमें क्या ड्राफ्ट करना है। मान लीजिए आपके पास कोई लॉयर है, आप उसको व्हाट्सएप करेंगे, सर हमारे यहाँ ऐसा 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 हो गया, वो आपको अपनी कंडीशन को समझ लेगा, आपकी कंपनी को समझता है, आपकी पॉलिसीज को समझता है, आपके एनवायरमेंट को समझता है, उसके अकॉर्डिंग उसका नोटिस ड्राफ्ट करेगा, ड्राफ्ट करके भेज देगा, आपका काम हो गया, टाइम बचा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ होती है सर, जैसे हम ये एम्प्लॉयर की बात हो गई, अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो अगर इस तरीके के सिनारियोज होते हैं तो एम्प्लॉय को किस तरीके के लॉयर को अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि एम्प्लॉय को नहीं पता है कि लॉयर क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। उनके लिए एडवोकेट एक चीज़ होती है, तो उनको कौन से एक्ट के लॉयर को अप्रोच करना चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए? देखिए, एम्प्लॉय को सबसे पहले, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को एक चीज समझ में आनी चाहिए। अगर आप गलत हैं और आपने एग्रीमेंट साइन करा है तो आप एग्रीमेंट को फॉलो करें, पहली चीज। ठीक है। आप किसी भी लॉयर के पास जाएंगे, कोई लॉयर आपको ये नहीं बोलेगा कि हम आपको बचा नहीं सकते, है ना। अच्छा। वो यही बोलेगा हाँ ठीक है यार, तुमने ये करा, तुमने ये करा। हर लॉयर अपने क्लाइंट को ऐसा बोलेगा। हमारे यहाँ वकीलों के यहाँ एक ऐसा कहा जाता है कि वी टर्न्स ब्लैक इनटू व्हाइट एंड व्हाइट इनटू ब्लैक, ठीक है। तो कोई भी क्लाइंट अगर हमारे पास में आएगा तो हम उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसमें कोशिश करेंगे, हम उसको झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम उसको गलत नहीं जानकारी नहीं दे रहे, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे क्लाइंट को कैसे बचाएं। ठीक है, मान लीजिए आपका एम्प्लॉय हमारे पास आता है एग्रीमेंट ब्रीच करने के बाद में, तो हम उससे कंडीशन जानेंगे, ये करेंगे। और ऑनेस्ट एडवाइस तो हम उसको यही देंगे कि भाई अगर तुमने एग्रीमेंट साइन करा है तो आप उसको फॉलो करो। मान लो वो एडमेंट है कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें इसको फॉलो नहीं करना, और वो भी कोर्ट फिर उसके पास भी कोई ग्रीवियंस है, आपके अगेंस्ट में कुछ करना चाहता है, तो वो भी डिस्प्यूट में जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि चीजें लिंगर ऑन होगी, आप उसके अगेंस्ट में एलिगेशन लगा रहे हो, वो आपके अगेंस्ट में एलिगेशन लगा रहा है, और आप कोर्ट कचहरी दोनों फेस कर रहे हो। इससे अच्छा है
कि आप एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज रखिए। एक आर्बिट्रेटर जो रहेगा, मैंने आपको अभी बताया, आर्बिट्रेटर के पास जाइए, वो अपनी समस्या बताएंगे, आप अपनी समस्या बताइए, दोनों का एमिकस सॉल्यूशन करिए, उसको खत्म करके आप उसको आगे बढ़ जाइए। आपका टाइम बच रहा है ना, एम्प्लॉय भी जाएगा, उसको नई कंपनी में काम करने की जगह कहाँ काम करना चाहिए उस जगह वो लॉयर के दफ्तर भटक रहा है, उससे अच्छा उस कॉन्ट्रैक्ट को मान ले, वो ज्यादा अच्छा है। सर इसमें बहुत बार होता है कि वो ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या स्टेप्स फॉलो होती है? सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, एम्प्लॉयर ने उसे नोटिस भेजा, एम्प्लॉय ने सामने से नोटिस भेजा, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है? उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट केस फाइल करेंगे, उसको नोटिस होगा, कोर्ट नोटिस करेगी, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में वकील लगाना पड़ेगा, अपना जवाब देना पड़ेगा, तारीखें लगेंगी, फिर फाइनल जजमेंट आएगा। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि सपोज हमारे साइड से नोटिस गया है और एम्प्लॉय के साइड से नोटिस आया, उसके बाद अगर कोर्ट से नोटिस चले गया, उसके बाद भी चीजें सेटल हो सकती है? हाँ, हो सकता है। सेटलमेंट तो एट एनी प्लेस हो सकता है आजकल, तो आर्बिट्रेशन का बस जजमेंट डिलीवरी के पहले, मान लो जजमेंट ही हो गया, किसी एम्प्लॉय ने आपके यहाँ डेटा थेफ्ट किया था, या आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था, आप केस चलने के बाद उस पर 5 लाख का जुर्माना लग गया। अब जुर्माना लगने के बाद वो बोल रहा है कि मैं सेटल करना चाहता हूँ, तो अब क्या सेटलमेंट होगा? अब तो चीजें हो ही गई। सर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करें और रिमोट का बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, तो बहुत बार कैसा होता है, एम्प्लॉय एक कंपनी के साथ एसोसिएट है और साथ में दूसरी कंपनी भी ज्वाइन कर लेता है, तो ड्यूल एम्प्लॉयमेंट का वो चीजें चलती है यहाँ पे, तो वो लीगली कितना सही होता है और कितना गलत होता है? देखिए, अगर हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं किसी को, तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हम साइन कराते हैं, जो हम कई बार बात कर चुके हैं अपने पॉडकास्ट में। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि दे विल एक्सक्लूसिवली वर्क फॉर यू, तो वो कहीं काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें मूनलाइट भी कवर हो जाता है? हाँ, मूनलाइट भी कवर हो जाता है। अगर आप मूनलाइट की बात करते हैं कि आप सुबह इधर काम कर रहे हैं, रात में वहाँ काम कर रहे हैं, अगर एक्सक्लूसिव टर्म लिखा हुआ है तो आपको हमारे लिए ही काम करना है। एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप हमारे लिए काम करेंगे, आप घर जाएंगे, अपना आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, ताकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो है, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, वो हमारे लिए ही रहे, ना कि 10 जगह आप काम करें। अगर एक्सक्लूसिव टर्म नहीं यूज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और आपने उसको वेग कर रखा है, इसीलिए देखिए आपने जो कहा था कि लॉयर की आवश्यकता होती है, तो ये वर्ड ही जो है, जैसे हमने आपके एग्रीमेंट में लिखा दैट द एम्प्लॉय शैल माने करना ही है, ही इज लीगली बाउंड, एम्प्लॉय शैल एक्सक्लूसिवली वर्क फॉर द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है, तो वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम करेगा। फ्रीलांसर है या आपने एक्सक्लूसिव टर्म एम्प्लॉय इस्तेमाल नहीं किया है, या आपके एग्रीमेंट के अंदर कोई लेकुना है, तो वो दूसरी जगह काम करेगा, और आप एक्शन लेते हो तो उसका फायदा उठाएगा कि भैया मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ, वहाँ भी कर सकता हूँ। इसलिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कंडीशन स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। अब चूंकि मूनलाइट टर्म आ चुका है, लोग काम कर रहे हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि भाई मूनलाइट इज नॉट परमिसिबल अंडर दिस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ओके, सो ये सारी पॉसिबिलिटी रहती हैं? ये रहती है। ठीक है सर, इसके अलावा आज के हमने सारी चीज़ें कवर कर ली इस पॉडकास्ट में, तो कुछ पॉइंटर्स है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बहुत सारे एम्प्लॉयर होंगे जो ये देख रहे होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज देख रहे होंगे, तो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी कॉर्पोरेट में काम स्टार्ट करने से पहले? देखिए, सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉयर के टर्म पे बात करता हूँ। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो सबसे पहले बैकग्राउंड चेक जरूर करिए। अगर आप बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, वो कोई सर्टिफिकेट लगा रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहा है, बता रहा है कि मैं यहाँ का हूँ, ये है वो है, और लोकल एड्रेस उसका क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है। कई बार क्या होता है, वो लोकल एड्रेस लिखा, आपने वेरीफाई करा, मान लिया, उसका परमानेंट एड्रेस भी लीजिए। कल को कोई भी लीगलिटी होती है, कोई कुछ ऐसा कुछ करता है कि आपको उसके परमानेंट एड्रेस की आवश्यकता है, तो आपको उसका गाँव घर पता होना चाहिए, उसके घर वालों का नंबर लीजिए। 2-3 जैसे हम लोग मतलब अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं तो आपके 2-4 लोगों के रेफरेंस होते हैं कि भैया अगर कुछ हो जाता है तो आपका ये है वो है, तो आपको 2-4 लोगों के लोकल रेफरेंस होने चाहिए कि जिनका रेफरेंस हो, अगर उसको अप्रोच नहीं कर पाते तो ये बैकग्राउंड चेक तो बहुत ही मस्ट है, ये होना चाहिए। सेकंड चीज, अगर वो आपके यहाँ इंटरव्यू देने आ रहा है तो आप उससे जो भी आपके कंपनी का माहौल है वो आप पहले ही बता दीजिए कि भैया हमारे ये वर्क कल्चर है, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, आप फिट बैठते हो तो आप एग्रीमेंट साइन करो, वरना मत करो। मान लीजिए आपके यहाँ वर्क कल्चर है कि आप 8 आवर्स की वर्किंग है, 9 आवर्स की वर्किंग है, आप बीच में ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं, और उसको सिर्फ 6 घंटे काम करना है, 5 घंटे काम करना है, तो वो आपको पहले उसको बता देना चाहिए। सारी कंडीशंस जो है आपकी वो उसको बताइए। बताने के बाद में उसको पेन डाउन करिए कि आपको ये है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और उसके बाद फिर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करिए। एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद में फिर आप उसको बता दीजिए कि भैया आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया, आपको इसको पालन करना पड़ेगा, अगर आप पालन नहीं करते तो हम कोर्ट में जाएंगे। ये उसको पहले ही बता दीजिए ताकि उसको समझदारी रहे कि भैया मैं अगर इसको नहीं पालन करूंगा, इसके जो पॉइंट्स हैं उनको नहीं मानता हूं, तो मुझे इसका नुकसान हो सकता है। Okay. और
साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे ही वो आपके यहाँ आ गया, आपका एम्प्लॉय आपके ऑफिस में आ गया, उसका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म करवाइए, उसका वेरिफिकेशन करवा दीजिए, तो कल को वो कोई भी लीगलिटी की सवाल आता है तो आपके ऊपर ना आए। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो सबसे पहले सर्टिफिकेशन चेक कर ले, ये कंपनी ओरिजिनल है कि नहीं है। Okay. मान लीजिए सिर्फ वेबसाइट में लिखने की मेरे पास ये ऐसा है, ये है, वो है और हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। एम्प्लॉय को पहले चेक कर लेना चाहिए कि कंपनी ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसके बारे में रिव्यूज उसके कैसे हैं, सैलरी प्रॉपर देती है कि नहीं देती है, ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा काम करवाएगी, उसके यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी है कि नहीं कंपनी के अंदर, उसके यहाँ पर सारी एमिनिटीज की सुविधाएं हैं कि नहीं, जैसे वॉशरूम वगैरह, ये सब चीजें होनी चाहिए। बाद में क्या होता है कि वो आता है केबिन में उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद वो चला गया, उसने ज्वाइन कर लिया, वहाँ कोई फीमेल है, वहाँ कोई वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, तो आसपास जाना पड़ रहा है, जो भी नॉर्मल चीजें होती हैं, तो सभी चीजों को देख कर समझ कर फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम बात करना चाह रहे थे कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं आंसर करना उनका, तो हम सर की ईमेल आईडी हमारे कैप्शन में मेंशन कर देंगे, आप सर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर टाइम।